नमस्कार दोस्तों, मैं रितु राजपूत आपका द सक्सेस डिज़ायर में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था हिंदी वर्णमाला में, तो आज हम देखेंगे, शायद आपका कल का समझ में आया होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमारे छात्र मेघनाथ जी हैं वो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं। वो सतयुग से चलकर यहाँ तक हमारी वीडियो देखने आए हैं। तो सोचो आप कि उनको ये नहीं पता है कि हिंदी में जो मैंने कल बताया था तुम्हें माहेश्वरी सूत्र के बारे में, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण आते हैं वो आए कहाँ से हैं। जब हमें ये नहीं पता होगा तो फिर हम आगे वर्णों का पढ़ने का जो हमारा पैटर्न है हमें कैसे पता चलेगा। हमें तो पता होना चाहिए कि कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो माहेश्वरी सूत्र आपको बताए थे कि वो कहाँ से आए हैं। तो देखो, तो उन्होंने कल कमेंट किया था कि मैम हिंदी पढ़ा रही हैं या संस्कृत पढ़ा रही हैं। अब मुझे इस बात का दुख है कि हमारी जो टेक्निकल टीम है उन्होंने जो है उनका कमेंट डिलीट कर दिया है, जिसका मुझे बहुत दुख है। मैं चाहती हूँ आप सभी कमेंट करें और बताएं, और उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि वो संस्कृत नहीं है, बस उसमें मैंने ये बताया है कि जो हिंदी है, जो हिंदी के वर्ण हैं वो आए कहाँ से हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं जो मैंने तुम्हें कल बताया था स्वर तक कि स्वर आते कहाँ से हैं। तो आज देखेंगे, थोड़ा सा पिछला रिपीट है उसको आज देखेंगे। ये देखेंगे, मैंने कल बताया था हिंदी वर्णमाला के प्रकार। इसमें हिंदी वर्णमाला के प्रकार में कल बताया था हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें नंबर फर्स्ट क्या आता है हमारा स्वर, और नंबर सेकंड क्या आता है व्यंजन। नंबर फर्स्ट स्वर और नंबर सेकंड क्या आता है व्यंजन। देखो, स्वर किसे कहा जाता है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है या वे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। जैसे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो देखेंगे, जैसे मैंने लिखा, पहला है हमारा ए, तो ए को किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा है आ, ए आ, ई ऊ री ए ओ औ। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ए आ, ई ऊ री ए ओ औ। उसके बाद ये जो हमारे स्वर होते हैं इनको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो हमारे व्यंजन होते हैं उनको स्वरों की आवश्यकता होती है, लेकिन जो हमारे स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में जो कुल स्वरों की संख्या मानी जाती है वो होती है 13। हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो तो होती है 11, लेकिन हिंदी वर्णमाला में कुल अगर स्वर आपसे पूछे जाते हैं तो उनकी जो संख्या होती है वो होती है 13। अब देखो, 2 जो होते हैं वो हमारे कौन कौन से आते हैं? जैसा कि मैंने तुम्हें तब लिखवाया था, 11 के 11 हो गए थे। जो हमारे 2 बचते हैं, मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर। हमारा एक तो यहाँ देखेंगे आता है ए आ, ई ऊ री ए ओ औ। ये तो इतने तो हमारे 11 हो गए, लेकिन इसके बाद के जो आते हैं हमारा अंगे और अह, इन्हें मिला के जो माने जाते हैं हमारे स्वर कितने माने जाएंगे? 13 माने जाते हैं। अब इसमें जो ये 2 आते हैं ये वैसे हमारे ना तो स्वर में आते हैं और ना ही हमारे व्यंजन में आते हैं, क्योंकि ये जो होता है जिस पर अंक की बिंदी लगी होती है इसको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहा जाता है इसको? अनुस्वार कहा जाता है। जो हमारा दूसरा होता है जिसमें विसर्ग लगे होते हैं इसको हम कहते हैं विसर्ग। क्या बोलेंगे इसको?
विसर्ग। अब देखो, अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये दोनों मिलने के बाद जो कहलाते हैं हमारे, कहलाते हैं अयोगवाह। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अभी किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो हमारे अयोगवाह होते हैं वो किस किस से मिलकर बनते हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग से मिलकर बनते हैं। अयोगवाह की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि एक हमारा हो गया अनुस्वार और एक हमारा हो जाता है विसर्ग। अब देखो, इसको अनुस्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो अनुस्वार शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। अनु प्लस स्वर से मिलकर बना है। अब किसी शब्द में ये जो हमारा अनु होता है इसका मतलब होता है, ये एक उपसर्ग होता है। इस उपसर्ग का मतलब होता है पीछे, और स्वर का मतलब यहाँ पर है स्वर। तो स्वरों के पीछे पीछे चलने वाला वर्ण क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। और विसर्ग, इसमें विसर्ग लगे होते हैं जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। दोनों मिलने के बाद क्या कहलाएंगे? अयोगवाह कहलाएंगे। अयोगवाह जो होता है वो 3 शब्दों से मिलकर बनता है। ए प्लस योग प्लस वाह। ये कितने शब्दों से मिलके बनेगा? 3 शब्दों से मिलके बनेगा। ए प्लस योग प्लस वाह से मिलके बनता है। यहाँ पर ए का जो अर्थ होता है वो होता है ना। ए का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? ना। योग का जो अर्थ होगा वो होता है जोड़ना। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। और वाह का जो अर्थ होता है बहन करना। बहन करना मतलब लेकर चलना। बहन करना मतलब साथ लेकर चलना। तो इस शब्द से हमें क्या मिला कि ये हमारी हिंदी वर्णमाला में ना तो स्वर में जोड़े जाते हैं ना ही व्यंजन में जोड़े जाते हैं, लेकिन इनको साथ लेकर चला जाता है। अर्थात ना तो इनका स्थान स्वरों में होता है ना ही इनका स्थान व्यंजनों में होता है, लेकिन ये हमारे वर्णमाला में अपना स्थान रखते हैं। अर्थात इसको वर्णमाला में क्या किया जाता है? साथ लेकर चला जाता है, इसीलिए इनका नाम क्या है? अयोगवाह है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल जो हमारे स्वर हैं उनकी जो संख्या होगी वो तो 11 होगी। कुल नहीं, नॉर्मली कितनी होगी? 11। और कुल पूछा जाता है तो कितनी हो जाएगी? 13 हो जाती है। ठीक है। उसके बाद फिर स्वर के प्रकार आते हैं हमारे, कि स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो जो स्वर हैं हमारे वो कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होते हैं। देखो, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। इसमें देखेंगे नंबर फर्स्ट क्या आएगा? ह्रस्व स्वर, नंबर सेकंड आता है दीर्घ स्वर और नंबर थर्ड आता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन वर्ण के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे हमारे कौन कौन से आएंगे? जैसे मैंने तुम्हें 11 स्वर लिखवाए हैं, उनमें से हमारे ह्रस्व स्वर कौन से आएंगे? जिनमें सबसे कम समय लगेगा, अर्थात जो एक मात्रा वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इसमें आते हैं हमारे ए, इसमें देखेंगे हमारे कौन कौन से आएंगे। इसमें आता है ए, ई, उ और री। क्योंकि इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, इसीलिए क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। इसके बाद जो आपका आता है, फिर आता है दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, अर्थात ये क्या होते हैं? 2 मात्रा वाले होते हैं। दीर्घ स्वर नाम से ही पता चलता है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, इसका मतलब ह्रस्व से ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर जो होते हैं हमारे, इनकी संख्या हो जाती है 7। वो कौन कौन से होते हैं? जो हमारा बचता है, हमारा आता है, देखेंगे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ।
ये जो होते हैं ये हमारे सारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। उसके बाद आता है प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। ये जो होते हैं ये त्रिमात्रिक होते हैं, मतलब इनमें कितनी मात्राएं होती हैं, 3 मात्राएं होती हैं। 3 मात्रा, जैसे कि हमारी ध्वनि होती है जो मंत्रों में प्रयोग की जाती है, ओम, तो हम देखो इसको कैसे लिखते हैं, ओम की जो ध्वनि होती है हमारी, इसको हम क्या लिखेंगे, ये लिखा जाता है ऐसे करके, ओम लिखा जाता है। ये जो इसमें 3 बना हुआ है, ये इसका मतलब है कि ओ को हमने कितनी बार आवाज किया, या ओ को हमने कितना खींच के बोला, मतलब 3 बार ओम। तो ये जो है इसकी ध्वनि 3 मात्रा वाली होती है, इसीलिए ओम शब्द या ये जो प्लुत स्वर होता है ये संस्कृत का स्वर होता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, मंत्रों या फिर उच्चारण, मंत्र के उच्चारण में किया जाता है। तो इसलिए ओम की ध्वनि क्या कहलाएगी, प्लुत स्वर कहलाती है। उसके बाद आता है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो निम्न आधार पर किया जाता है, जिसमें फर्स्ट आएगा मुख के खुलने के आधार पर। मुख के खुलने के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं मुख के खुलने के आधार पर। इसमें नंबर फर्स्ट आपका आता है बीव्रत। बीव्रत का मतलब जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ओपन, मतलब खुला। तो जिस स्वर के उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता है उसे क्या कहा जाता है, बीव्रत कहा जाता है। ऐसा स्वर जो जिसमें सबसे ज्यादा मुख खुले उसको क्या बोलेंगे, बीव्रत। वो होता है हमारा आ। तो कितना है ये, 1 होता है। फिर आता है अर्ध बीव्रत, जिसमें मुख कैसा खुले, आधा खुले, उसे क्या कहते हैं, अर्ध बीव्रत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अर्ध संवृत और संवृत। पहले संवृत देखते हैं। संवृत, पहले बीव्रत देखा ओपन, और जो संवृत होता है वो बिल्कुल एकदम क्लोज, जिसमें मुख लगभग बंद सा ही रहता है, उसे क्या कहते हैं, संवृत कहते हैं। इसमें आता है हमारा ई, उ। इसमें क्या आएगा, ई, उ। आप बोल के देख सकते हैं, सारे स्वरों में सबसे कम जो मुख खुलता है वो संवृत में खुलता है, ई, उ। और जो सबसे ज्यादा मुख खुलता है वो किसमें खुलता है, बीव्रत में खुलता है, होता है आ। उसके बाद जो आता है हमारा अर्ध संवृत, इसमें मुख बंद से थोड़ा सा खुल जाता है, तो ये होता है हमारा ओ, ए। कौन सा होगा, ओ, ए। अब बचता है हमारा अर्ध बीव्रत। अब इन सबको छोड़ के जो हमारे बचते हैं, जैसे कि ए बचा, आ हमारा हो गया, ई, उ। फिर बचता है हमारा औ, और बचता है ए, ऐ। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारा बच जाता है। इसमें जितने बचते हैं ये हमारे क्या आ जाएंगे, अर्ध बीव्रत में आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, दूसरा नंबर हमारा क्या आएगा, मुख के खुलने की जीवा की उत्पादित भाग के आधार पर, या फिर बोल सकते हैं कि जीवा की सक्रियता के आधार पर, कि जीभ कहाँ पर सक्रिय रहेगी। अगर अग्रभाग सक्रिय रहेगा, या मध्य भाग सक्रिय रहेगा, या फिर हमारा सबसे नीचे मतलब सबसे पीछे वाला भाग सक्रिय रहेगा। तो जीवा की उत्पादित भाग के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे, वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के, जिसमें फर्स्ट आता है अग्र स्वर, और सेकंड आता है मध्य स्वर, और थर्ड क्या आता है, पश्च स्वर आता है। हमारा जो अग्र स्वर होता है, इसमें जो हमारा अगला हिस्सा होता है, जीवा का अगला भाग जो होता है वो क्या रहता है, सक्रिय रहता है। तो अग्र स्वर में जो आते हैं वो आते हैं हमारे ई, यहाँ लिखेंगे ई, ए, ऐ। क्या
क्या आएंगे, ई ए ऐ। जब आप इसको बोलेंगे तो आपकी जो जीवा का अग्रभाग होगा वो क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। उसके बाद आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर हमारा होता है केवल एक, जिसे कहा जाता है ए। जब आप ए बोलेंगे तो जो जीवा का मध्य भाग है वो आपको सक्रिय, वो आपको कार्य करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आता है पश्च स्वर। इनको छोड़ने के बाद जितने भी बचते हैं हमारे सब किस में आते हैं, पश्च स्वर में आते हैं। ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ और औ। और इसी में हमारा एक आता है आ, ये अंग्रेजी का होता है। ये जो आ होता है ये अंग्रेजी का होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में किया जाता है। देखो जैसे मैंने लिखा लाइफ बॉय, लाइफ बॉय, तो इसके ऊपर जो ये बिंदा बना है, चांद बना है, ये क्या है हमारा, ये आ है, जो किसमें प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तुम इस आ को जो है आओ के रूप में पढ़ते हो। जैसे मैंने लिखा कॉलेज, लेकिन आप क्या बोलते हो, कॉलेज। होता क्या है, कॉलेज। क्या बोलते हैं, कॉलेज। ऐसे ही डॉक्टर, आप क्या बोलते हो, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आप उसकी साउंड जो ये आ की साउंड होती है या अ के बराबर होती है। तो ये जहां पर ये आओ आएगा वहां पर ये क्या आता है, ये आ आता है, ये अंग्रेजी का होता है। ठीक है, तो ये जो था हमारा जीवा के उत्पादित भाग के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर कितने होते हैं, 4, ई ए ऐ। मध्य स्वर कितने होंगे, ए। और पश्च स्वर कितने होंगे, आ उ ओ और औ और औ। उसके बाद आता है ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे, जिसमें फर्स्ट आता है वृत्ताकार और सेकंड कौन सा आता है, अवृत्ताकार। जो फर्स्ट होता है वृत्ताकार, इसका मतलब है कि इसमें जो हमारा मुख है वो कैसा हो जाएगा, जो हमारे होठ हैं वो कैसे हो जाएंगे, वृत्त के आकार के हो जाते हैं। तो वृत्त के आकार के किस किस में होंगे हमारे, उ ओ और औ। हम बोल के देख सकते हैं जिन स्वरों में हमारे जो होठ हैं वो कैसे हो जाएंगे, वृत्त के आकार हो जाएंगे, वो किस में आएंगे, वृत्ताकार स्वर में आते हैं। और जो इससे बचने वाले बचे हमारे साथ वो किस में आ जाएंगे, अवृत्ताकार में आ जाते हैं। तो हमारे कौन कौन से बचते हैं, ए आ ई ए ऐ और एक आपका ये री हो जाता है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे, अवृत्ताकार में आ जाएंगे। उसके बाद आता है एक आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो सब ये स्वर हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे, जिसमें फर्स्ट आता है मूल स्वर और सेकंड आता है संधि स्वर। जो हमारे मूल स्वर होते हैं, जो किसी की भी सहायता से या किसी के भी योग से नहीं बनते हैं, उनको कहा जाता है मूल स्वर। जैसे कि हमारा आता है ए ई उ और री। ये किसी की भी सहायता से या किसी के भी मेल से, किसी भी स्वर के मेल से ये नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। लेकिन देखो नाम से पता चलता है, जो दूसरा है हमारा संधि स्वर। संधि स्वर जो होता है ये नाम से पता चलता है, संधि का मतलब मेल, किसी के साथ मेल हो रहा होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, संधि स्वर है। इसके 2 पार्ट होते हैं, इसमें फर्स्ट आता है मूल दीर्घ स्वर और सेकंड आता है संयुक्त स्वर। ये जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं इन्हें सजातीय स्वर भी कहा जाता है, और जो संयुक्त स्वर होते हैं इन्हें क्या, विजातीय स्वर भी कहा जाता है। सजातीय का मतलब होता है ये किससे मिलके बना, से प्लस जाति, मतलब जो समान जाति के होते हैं, जो एक ही कैटेगरी के होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सजातीय स्वर कहा जाता है। जो अलग अलग विजातीय, बी जो उपसर्ग होता है इसका मतलब होता है विपरीत, बी उपसर्ग होता है, इसके 2 मतलब होते हैं। इसका एक मतलब होता है विशेष, एक मतलब होता है विपरीत। लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो किस सेंस में प्रयोग किया गया है, विपरीत के सेंस में प्रयोग किया गया है। इसका मतलब जो जाति के विपरीत हो, जो दूसरी जाति के हो, उनको क्या बोला जाएगा, विजातीय स्वर बोला जाता है। और ये 2 के संयोग से होते हैं, इसीलिए क्या बोला जाता है, संयुक्त स्वर बोला जाता है। और ये एक ही जाति के तो सजातीय, और ये दीर्घ होते हैं, ये किसी ना किसी मेल से मिलके बनते हैं, सेम कैटेगरी के हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये कौन कौन से होते हैं, आ
ई और ऊ, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब ये जो आ होता है ये ए प्लस ए से मिलके बनेगा, एक ही जाति से मिलके बना इसलिए सजातीय है, और बड़ा है इसीलिए क्या है? दीर्घ है। ये किससे मिलके बना? ई प्लस ई से मिलके बना। ये किससे मिलके बनेगा? ऊ प्लस ऊ से मिलके बना। अब ये एक ही कैटेगरी के हैं इसीलिए किस में आएंगे? सजातीय में आते हैं। उसके बाद संयुक्त स्वर हमारे कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ और औ। ए, ऐ, ओ और औ। अब यहाँ पर जो ए है ये किस किस से मिलके बनता है? ए प्लस ई के मेल से मिलके बनता है। अब देखो ए अलग जाति का हो गया और ई अलग जाति का हो गया, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? विजातीय स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये जो ए है ये किससे मिलके बनेगा? ए प्लस ए से मिलके बनेगा। ये जो ओ होता है ये किससे मिलके बनता है? ए प्लस ऊ से मिलके बनता है। और ये जो औ होता है ये ए प्लस ओ से मिलके बनता है। तो ये कितने हो गए हमारे? ये सारे के सारे देखो अलग जाति के मिलेंगे आपस में, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? विजातीय स्वर कहा जाता है। उसके बाद आता है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कैसे होते हैं। मतलब जब हम उनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीवा है वो हमारे मुख के किसी ना किसी अवयव से स्पर्श होती है, तो हमें बताना होता है कि उनको बोलने में जीवा हमारे मुख के किस अवयव से स्पर्श होगी। तो देखेंगे फर्स्ट जो हमारा आता है कंठ। इसका मतलब है कि जो स्वर किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कंठे स्वर कहा जाता है। ये कितने होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि हमारा जो ये विसर्ग होता है ये भी किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। तो इसमें क्या आएगा? ए, आ और अह, जो हमारा विसर्ग है। उसके बाद तालव्य, जो स्वर तालु से बोले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तालव्य स्वर बोला जाता है। ये कितने होते हैं? 2, ई और ई। उसके बाद मूर्धन्य, जो मूर्धा से जो तालु होती है उसी का जो टॉप भाग होता है एकदम मध्य वाला, जिसे टॉप कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मूर्धन्य कहा जाता है। और वो क्या होता है हमारा? ऋरि होता है। क्या होता है? ऋरि होता है। उसके बाद आता है हमारा ओष्ठ्य, जो होठों से बोले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ओष्ठ्य कहा जाता है। ये भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, ऊ और ऊ। जब आप ऊ और ऊ बोलते हैं तो आपके जो होठ हैं उनका आकार कैसा हो जाएगा? होठ से बोले जाएंगे, गोल हो जाएगा। हमारे होठ उसमें क्या रहेंगे? सक्रिय रहेंगे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ओष्ठ्य कहा जाता है। उसके बाद आता है अनुनासिक, जो नाक से बोले जाते हैं उनको क्या कहा जाएगा? अनुनासिक। उसके बाद आता है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य कौन से होते हैं? 2 होते हैं, ए और ऐ। इनको कंठ तालव्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमारा ए होता है ये किस किस से मिलके बना? ए प्लस ई से मिलके बना। यहाँ जो ए होता है ये किससे बोला जाता है? कंठ से। जो ई होता है वो किससे बोला जाता है? तालु से। इसलिए इन दोनों को मिला के क्या होगा? कंठ तालव्य। ऐसी जो ये होता है ये ऐसे, और ये किससे होता है? ए से मिलके बनता है, तो क्या कहलाएगा? कंठ तालव्य कहलाता है। उसके बाद आता है कंठ ओष्ठ्य। ये कंठ और होठ दोनों से मिलके बनते हैं, क्योंकि ये किससे मिलके बना? ए प्लस ऊ से मिलके बना। तो ये हमारा क्या हो गया? ए होता है कंठ और ऊ होता है ओष्ठ। तो ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगे? कंठ ओष्ठ्य कहलाएंगे। तो ये हमारा क्या था? उच्चारण के आधार पर। तो ये आपके स्वरों का जो वर्गीकरण है ये पूरा हो चुका है। अब बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका व्यंजन शुरू करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।